स्टैंडर्ड फिजिक्स में समझिए कि स्टैंडर्ड फिजिक्स अब जो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड फिजिक्स जब भी आप पढ़ें तो केवल स्टैंडर्ड फिजिक्स का ही वीडियो ना देखें, इससे पहले बेसिक जो पढ़ाया गया उसको ज़रूर देख लें। हाँ, अगर बेसिक आपका क्लियर है तो स्टैंडर्ड फिजिक्स का वीडियो देखें, क्योंकि स्टैंडर्ड फिजिक्स में ज़्यादा थ्योरी नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी जो भी हम बेसिक में बता चुके हैं, इसमें उससे लेवल अप का कॉन्सेप्ट होगा, जो भी कॉन्सेप्ट बचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे, कुछ अच्छे स्टडी मटेरियल के कोटा के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आप मेरा यही कहने का मतलब कि स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ने से पहले आप बेसिक फिजिक्स ज़रूर पढ़ें। स्टैंडर्ड फिजिक्स उन्हीं लोगों के लिए है जो नीट और अपना IIT का एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। ये स्टैंडर्ड उन्हीं के लिए है, और बेसिक जो है वो भी नीट और IIT के लिए है, क्योंकि भाई बेसिक पढ़ के तभी स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ पाएंगे, क्वेश्चन लगा पाएंगे। लेकिन वो बेसिक उनके लिए भी है जो नीट और IIT की तैयारी नहीं करना चाहते, केवल 12th देना चाहते हैं, 11th-12th पास करना चाहते हैं अच्छे से, या फिर उसके बाद NDA का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर कोई अदर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए केवल बेसिक ही रहेगा। लेकिन जो ये तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक पढ़ने के बाद इसको आप ज़रूर एक बार कवर करें। तो इसलिए स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ने से पहले वो इसका बेसिक पार्ट ज़रूर कंप्लीट कर लें। तो इसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बेसिक में हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता चुके हैं, तो अब इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाते हैं। तो एक्स्ट्रा में ये है, जैसे मान लीजिए जैसे हमने अभी ये बताया था कि कोई भी चार्ज है जो Q1 और Q2, तो अभी तक हमने यही बताया था कि थर्ड चार्ज जो Q है उसको कहाँ प्लेस करें इसके आसपास की इक्विलिब्रियम में हो, है ना। तो अभी तक हमने ये बताया था कि केवल थर्ड चार्ज ही इक्विलिब्रियम में हो, है ना। हमने केवल अभी बात की थी थर्ड चार्ज की। लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक लेवल अप कॉन्सेप्ट में जाते हैं, तो उसमें ये भी पूछ सकता है कि थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, है ना। प्लेस so that whole system is in equilibrium, है ना। so that यहीं लिख देता हूँ, whole system is, थोड़ा छोटा है सुन के समझ, is in equilibrium, मतलब इसको कहाँ प्लेस करें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पूरा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होना होता है तो कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। तो पहले वाला याद रखें, जब हम लोग केवल इसके इक्विलिब्रियम की बात करते थे कि केवल Q चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो क्या करते थे, केवल उस पर फोर्स देखते थे। जैसे यहाँ Q रखते थे और जो भी इस पर फोर्स लग रहा है F1 F2, उसका F1 बराबर F2 कर देते थे, तो आ जाता था कि कहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें आपको दो जगह फोर्स देखना पड़ेगा, एक तो Q पे, है ना। तो एक क्वेश्चन जैसे हम बना लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे Q हम रख रहे हैं किसी x पॉइंट पे, x यहाँ Q1 से x पोजीशन पे हमने Q को रख दिया ताकि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए पहला इक्वेशन तो उसी तरह बनाना है जैसा हमने बनाया था। इस पे F1 F2 लगेगा, मान लीजिए ये F1 लगा और इधर की तरफ F2 लगा। तो पहला इक्वेशन तो यही बनाते थे कि F1 बराबर F2 करना है, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाती थी, है ना, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या बनाना है, दूसरा इक्वेशन ये बनाना है कि किसी भी एक चार्ज पे, सिस्टम के किसी भी एक चार्ज पे आप नेट फोर्स या टोटल फोर्स को जीरो करिए, है ना। किसी भी एक चार्ज पे आपको क्या करना है कि F नेट या F टोटल एक ही चीज़ है ना। किसी Q1 या Q2 पे F नेट या F टोटल आपको क्या दिखाना होगा, जीरो दिखाना होगा। ये इक्वेशन बनाते हैं। तो मान लीजिए Q1 पे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा F लग रहा है। तो Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, तो ये Q किधर फोर्स लगाएगा। मान लीजिए सबसे पहले ये Q2 देखते हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी ये हो गया इसका फोर्स F2। अच्छा, ये Q किधर फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में आना है तो ये Q को इधर लगाना पड़ेगा फोर्स, यानी ये हो गया F फोर्स अप्लाइड बाय Q, है ना। तो अब इन दोनों को भी बराबर कर दीजिए, F2 बराबर Fq, इसका भी इक्वेशन बना। तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सबसे सही तरीका होता है ये लिखने के लिए, जब भी किसी एक चार्ज पे आपको F टोटल जीरो दिखाना है तो इस चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसका सम लिख दीजिए। F टोटल का मतलब सारे फोर्स का सम। तो F टोटल कितना है, एक ये F2 लग रहा है प्लस एक FQ लग रहा है,
हम नहीं जानते कि इसका डायरेक्शन इधर उधर है, कुछ अभी हम नहीं जानते, क्योंकि क्यू का कुछ भी नेचर हो सकता है ना। तो ये तो हम जब जानते हैं कि क्यू इधर ही फोर्स लगा है तब ये हम इक्वेशन लिखें, लेकिन अगर हम नहीं जानते कि क्यू प्लस है कि माइनस है, तो अगर आपको इस पर एफ टोटल लिखना है तो सिंपली आप क्या करिए कि इस पर जितने फोर्स लग रहे हैं उस सब का सम लिखिए, F2 प्लस F और इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्यू की वो खुद बता देगा कि प्लस आएगी कि माइनस आएगी, ठीक है। अगर ये क्यू माइनस रहेगा तो आगे चल के ये ऐसे ही हो जाएगा F2 बराबर F, है ना, क्योंकि ये भी कहाँ से आया है, इस स्टेप को भी लिखने के लिए हमने ऐसे लिखा था, पहले लिख सकते हैं F2 माइनस FQ इज इक्वल टू 0। तो यही माइनस को जब उधर ले गया तो ये हो गया। तो ये माइनस हमने कब लिखा, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि FQ का जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट है, इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया है इसमें, है ना। लेकिन आपको नहीं पता कि क्यू का कैसा नेचर है, प्लस है माइनस है, डायरेक्शन इधर आएगा कि इधर आएगा, तो आप कुछ मत करिए, इस पर जितना फोर्स लग रहा है F1 और F2 जो भी जितना लग रहा है उन सब का सम यहाँ लिख के 0 कर दीजिए, जो अननोन है वो खुद ब खुद आ जाएगा कि प्लस आएगा कि माइनस, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल एक ही चीज़ ध्यान दें कि जब भी क्वेश्चन में कोई ये पूछे कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम में हो, सो दैट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, केवल उसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो केवल एक इक्वेशन लगेगा यही, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में के लिए क्या करना है, एक इक्वेशन पहले वाला ही बनाना है जो हम बनाते रहते थे, उसमें x आ जाएगा, और दूसरा इक्वेशन किसी एक चार्ज पे, चाहे इस चार्ज पे चाहे इस चार्ज पे, टोटल f इज इक्वल टू 0 कर दें। यहाँ से आपको q की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। यहाँ से आपकी q की वैल्यू मिल जाएगी कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कितना मैग्नीट्यूड है, और यहाँ से x मिल जाएगा, तो ये टोटल आंसर होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम के लिए होगा। अब इसमें अगर हम चाहें तो एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये 1 कूलम है और ये 4 कूलम है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए 3 मीटर है ना। तब वही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वेयर शुड थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड so that whole system is in equilibrium। कहाँ तीसरे चार्ज को प्लेस करें कि पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अब कह रहा है कि क्यू चार्ज को कहाँ प्लेस करें, तो हम ये जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑब्वियस है कि क्यू चार्ज बीच में ही प्लेस्ड होगा, क्योंकि बेसिक वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि इधर इधर पॉसिबिलिटी नहीं है जब भी सेम नेचर के चार्ज होते हैं। तो मान लिया कि बीच में पॉजिटिव बीच में होगा, तो मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने क्यू चार्ज ले लिया, है ना। ये x यहाँ से कहीं से भी ले सकते, तो ये x डिस्टेंस पे हमने ये क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। तो पहला इक्वेशन बनाते हैं जो इस पर फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स जो लगेगा इसकी वजह से भी इधर लगेगा, मान लीजिए 1 चार्ज मान लेते हैं, 2 चार्ज मान लेते हैं, तो ये हो गया F1 फोर्स, और इसकी वजह से जो लगेगा वो भी रिपल्सन लगेगा, ये F2। तो F1 F2 अपोजिट है, इसलिए लिख दिया F1 बराबर F2 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। फॉर इक्विलिब्रियम F1 बराबर F2। अब F1 के वैल्यू लिख दीजिए, इधर ही लिखते हैं। F1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, K1 Q2 R²। F1 किसके बीच में लग रहा है, Q और 1 के बीच में, तो K Q1 की जगह पे कुछ भी 1 या Q लिख दे, 1 और Q2 Q1 Q2 बाई R², R इनके बीच का डिस्टेंस x², ठीक है। F2 इन दोनों चार्ज के बीच में, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह 4 और R² मतलब 3 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ देखिए K कैंसिल, Q कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/x² और उधर बचेगा 4/3 - x का होल स्क्वायर।
फिर से मैं ये समझा देता हूँ। F1 बराबर F2, इसके लिए पहला इक्वेशन बना देंगे। F1 की जगह k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, F2 की जगह k Q1 की जगह Q Q2 की जगह 4 डिवाइड में 3 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब उसी को पिछले बेसिक वीडियो की तरह देखिए सॉल्व कर देंगे तो x बराबर 1 आ गया। तो x बराबर 1 एक पोजीशन आ गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, ये तो फर्स्ट इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन बनाना है किसी एक चार्ज पे, चाहे ये चार्ज ले लीजिए चाहे ये चार्ज, कोई एक चार्ज लेके उस पर टोटल फोर्स जीरो दिखाना है। तो मान लीजिए ये जो हमने 1 चार्ज माना है तो हम लिख देंगे कि टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1, टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1। तो टोटल फोर्स चार्ज 1 पे क्या होगा, तो ये देखिए ये फोर्स रिपल्सन का इधर लगाएगा, तो मान लीजिए इसको लिख देते हैं F2 क्योंकि दूसरा वाला चार्ज लगा रहा है ना। और ये Q, अब Q किधर फोर्स लगाएगा मुझे नहीं पता क्योंकि Q का नेचर नहीं पता है, इसलिए वैसे इक्विलिब्रियम में आना है तो एक फोर्स इधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर ही लगना चाहिए। तो मान लीजिए Q के द्वारा इधर फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स 1 चार्ज पे कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा F2, क्योंकि एक F2 लग रहा है और एक FQ लग रहा है, इसके अलावा और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा है इस पर। तो इन दोनों फोर्स का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए, ठीक है। ये जीरो होना चाहिए, है ना। अब इसका सॉल्व मैं यहाँ पे कर देता हूँ। F2 की वैल्यू क्या है, अब F2 की वैल्यू जो है इनके और इनके बीच में है तो लिखेंगे K Q1 की जगह पे 4 लिख देते हैं, Q2 की जगह पे 1 लिख देते हैं, R स्क्वायर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 3 स्क्वायर। अच्छा FQ कितना है, तो FQ इनके बीच में है तो K Q इंटू 1 डिवाइड में ये डिस्टेंस यानी एक्स स्क्वायर। तो x हमको पता चल चुका है तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं क्योंकि x हम निकाल चुके हैं, तो यानी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो देखिए ये मैंने सॉल्व किया, F2 की जगह पर लिख दिया K 4 इंटू 1/3 का स्क्वायर और FQ की जगह लिख दिया K इंटू Q इंटू 1/1 का स्क्वायर, ये हो गया FQ की जगह। अब ये दोनों प्लस है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये अभी यहीं पे ही ये इसको इक्वल कर देता हूँ, इक्वल कर दूंगा तो ये यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो K कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका Q जो है सिंपली 4/9 आएगा, तो ये भी माइनस में, ठीक है। तो ये आपको Q क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा, और ये ऑब्वियस सी बात है माइनस रहेगा तभी तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो पहले से एक फोर्स तो लग ही रहा था, ये भी क्या करता है उधर ही फोर्स दे देता, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। 3 चार्जेस प्लस Q, Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द x एक्सिस इफ the net force experienced by the plus Q placed at x is equal to 0 is 0, then find the value of Q। ये क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपने से करिए 1-2 मिनट वीडियो को रोक कर, ताकि ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिर ये देखिए क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ। अगर पूरा सॉल्व हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो कम से कम ये तो समझ में आए कि कहाँ बेसिक पढ़ने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट कहाँ अभी फंस रहा है, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के बाद ये फिर सोल्यूशन देखिए और समझिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। ये कह रहा है कि 3 चार्जेस जो है वो प्लेस्ड है एट ए डिस्टेंस d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन। तो कोई ओरिजिन, मान लीजिए ये ओरिजिन ले लिया x एक्सिस पे 0 और यहाँ से d/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज हमारा प्लेस्ड है Q, क्योंकि ओरिजिन पे एक प्लस Q है। ये पहले ही बोल दिया कि फ्रॉम द ओरिजिन जाना है, मतलब फ्रॉम द ओरिजिन पे प्लस Q है, d/2 पे Q है और d डिस्टेंस पे प्लस Q है, फिर यहाँ से d डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लस Q, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इन दो प्लस Q चार्जों के बीच का डिस्टेंस जो है d है और ये Q और प्लस Q के बीच का डिस्टेंस प्लस d है। तो ये कह रहा है कि अगर एक फोर्स एक चार्ज पे जो कि 0 पे ओरिजिन पे चार्ज है उस पे जो फोर्स लग रहा है 0, यहाँ पे देखिए लिखा है कि इफ़ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लस Q प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 इज 0, मतलब जो 0 पे x इक्वल टू 0 पे यानी ओरिजिन पे जो चार्ज प्लेस्ड है इस पे जो F नेट लग रहा है, इस पे जो F नेट लग रहा है वो क्या है, 0 है,
तब आप इसकी वैल्यू बताओ। तो एक तरह से ये किसका कॉन्सेप्ट है, वही इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम में हम यही करते हैं ना, किसी एक चार्ज पे एफ नेट इजकल टू 0 निकालते हैं। तो आप एफ नेट इजकल टू 0 निकालिए, आराम से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो एफ नेट देखते हैं कि इस पर सबसे पहले कौन कौन सा एफ लग रहा है। एफ नेट का करने का क्या मतलब है, इस पर जितने सारे फोर्स लग रहे हैं सब फोर्स को सम करके 0 के इक्वल कर। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है क्यू के द्वारा, तो क्यू किधर फोर्स लगाएगा हमको नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पता कि ये प्लस है कि ये माइनस है, लेकिन इसका पता है कि ये प्लस है। तो ये प्लस है तो इसको इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, ये इधर फोर्स लगाएगा एक फोर्स, इसको हम लोग मान लेते हैं, है ना। अगर हम इसका नाम दे दें, ऐसा करते हैं, इन तीनों चार्ज का एक नाम दे देते हैं ताकि आपको समझने के लिए। ये ए चार्ज है, ये बी पॉइंट का चार्ज है, सी पॉइंट। तो फोर्स बाय सी मतलब सी के द्वारा ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि प्लस है, ये भी प्लस है, इसको रिपल्सन करेंगे। ये किधर का फोर्स लगाएगा, वैसे तो हमको साफ दिख रहा है कि अगर ये इधर है तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस चार्ज को इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, एफ बी। लेकिन फिर भी हम नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे, अब एफ नेट 0 है क्यू पे, तो इस दोनों फोर्स का सम हम 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स का सम यानी एफ सी प्लस एफ बी इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि एफ नेट ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया टोटल एफ और ये 0 के इक्वल कर दिए। अब कुछ करना नहीं है, अब इन सब की वैल्यू रख दीजिए। एफ सी मतलब के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू वन क्यू टू, एफ सी किसके किसके बीच में लग रहा है, ये प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, तो के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये डी यानी डी का स्क्वायर। ये मैंने एफ सी लिख दिया। अब प्लस एफ बी लिखना है, एफ बी किसके किसके बीच में लग रहा है, तो एफ बी इसके और इसके बीच में लग रहा है, ठीक है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा के प्लस क्यू इंटू क्यू और आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो पहले से दे रखा है डी बाई टू का, और ठीक है। अब जब इसी को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये के कैंसिल, क्यू से एक क्यू कैंसिल, है ना, ये डी स्क्वायर से एक डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा जब ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्यू और यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू और नीचे बचेगा 1/2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये 4 आपको ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्यू बराबर 4Q, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये प्लस था, जब ये हम बराबर के इधर ले जाएंगे, ये हमने बराबर के इधर पहले से ही क्यू लिख दिया है, तो ये माइनस में आ जाएगा। बात को समझिए, जैसे यहाँ पे ये बराबर 0 है, ये दोनों प्लस बराबर 0, तो ये दोनों प्लस बराबर भी 0, यहाँ पे लिखना हम भूल गए थे। तो ये जब बराबर को उधर जाएगा तो ये पार्ट क्यू, छोटा क्यू वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा, तो उसी को मैंने माइनस के साथ लिख दिया, बाकी सब कैंसिल हो गए। तब यहाँ से देखिए क्यू बराबर आ गया 4Q, ये जो 2 का स्क्वायर 4 है, ये ऊपर हो जाएगा 4Q। तो यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से Q बराबर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो ये Q बराबर आ जाएगा, ये -4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी Q बराबर आ जाएगा -Q/4। तो ये देखिए आंसर आया, एकदम सिंपल सा आंसर है ना। ये जेईई में 2019 का क्वेश्चन है, मुश्किल से हमें लगता है कि 1 मिनट का क्वेश्चन होगा, क्योंकि बस आपको ये इक्वेशन बनाना है, तुरंत इसकी वैल्यू रख देनी है, तुरंत कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इतना सिंपल है ये, ठीक है, इसको ध्यान से समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बता रहा है कि Q बराबर अगर -Q/4 यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब इस पे भी नेट फोर्स 0 होगा, इस पे भी नेट फोर्स 0 होगा और इस पे भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2019 का, ये जेईई मेंस 2019 का था, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें करा है कि 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग +Q एंड -Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, है ना। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिए, शायद हो सकता है आपसे तुरंत लग जाए क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अब इसमें ये कह रहा है कि कोई 2 चार्ज हैं, एक A चार्ज एक B चार्ज, B पॉइंट पे चार्ज, A पॉइंट पे चार्ज रखा गया है +Q और B पॉइंट पे चार्ज रखाया गया है -Q, ठीक है। इनके बीच का कोई सर्टेन डिस्टेंस है, मान लेते हैं R है, ये डिस्टेंस नहीं दिया इसलिए हमने R मान लिया। अच्छा अब ये कह रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो F बराबर क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F क्या होगा, वो होगा K Q
डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब ये क्यू और ये क्यू और डिवाइड में इसका जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ये जो है इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, माइनस तो रखते नहीं है। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करने पे क्या बोल रहा है, जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये बोल रहा है कि जो ए चार्ज है, मतलब जो प्लस क्यू चार्ज है, इससे 25% चार्ज आप निकाल के ट्रांसफ़र कर दीजिए इसमें, मतलब निकाल कर इसको दे दीजिए। तो इसका 25% चार्ज निकालना है, बस सिंपल सा मैथ है। मतलब प्लस क्यू में से आपको 25% चार्ज निकालना है, मतलब 25/100 क्यू चार्ज निकालना है। भाई प्लस क्यू में से प्लस ही क्यू तो निकलेगा। ठीक है, तो अगर ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये देखिए 25 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4, है ना। तो ये जब सिंपली होगा तो ये कैलकुलेशन होके हो जाएगा 4Q माइनस क्यू, यानी 3Q/चार्ज। इतना चार्ज यहाँ बचेगा। ठीक है, और 1/4Q चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये फाइनल में ए पे कितना बचा, 3Q/4, इतना चार्ज बचा है इसमें से 25% निकालने के बाद। अच्छा, वो 25% अब इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें अब ऐड करते हैं 25%। तो ये देखिए पहले से माइनस क्यू है, इसमें ऐड करना है प्लस चार्ज Q/4, यही है 25% ना। 25% का मतलब 25/100 तो 1/4 आएगा, तो ये Q/4। जब ये ऐड करेंगे तो ये भी आपका आएगा, देखिए -4 और प्लस Q/4, यानी -3Q/4। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो मतलब कि बी पे अब चार्ज कितना हो गया, -3Q/4, और इनके बीच का डिस्टेंस तो वही रहेगा। अब नया फोर्स क्या होगा, तो नया फोर्स F' हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। नया फोर्स K Q1 Q2/r², तो K Q1 Q2 वही है 3Q/4 यानी 3Q/4 का स्क्वायर, Q1 Q2 एक ही साथ लिख दिया तो स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में r²। ठीक है, तो ये देखिए ये F' आया, और अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि किस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान लगा के समझेंगे इसको। देखिए जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ Q1 हो गया, ये प्लस Q2 चार्ज है। ठीक है, तो अभी तक जैसे दो क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि जो तीसरा चार्ज है, ये थर्ड चार्ज Q1 Q2 Q3, मान लीजिए जो तीसरा चार्ज है, इसको कहाँ प्लेस करें, कहाँ रखें, यहाँ कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम में हो, तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाते थे। दूसरा क्वेश्चन ये आता था कि तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो उसके लिए एक इक्वेशन इसका बनाते थे और एक इक्वेशन एक किसी और चार्ज के लिए बनाते थे, F टोटल का। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो इक्विलिब्रियम आप बना रहे हैं इसका, कि जो Q3 चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। देखिए एक डायग्राम के थ्रू समझिए। जैसे देखिए अगर जैसे ये कोई बॉल है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस बॉल को अगर हम यहाँ से इधर ले जाएं, यहाँ ले जाएं, अगर यहाँ लाके अगर छोड़ दें तो ये बॉल फिर से यहीं पे आ जाएगा, है ना। तो और इधर भी ले जाएं, छोड़ देंगे तो भी ये वापस आ जाएगा। तो ये पोजीशन इसका क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब उस पॉइंट से जब किसी भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, उस ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेस कर दें तो वापस अपने उसी पॉइंट पे आ जाए, तो उसको इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे पहले से रुका हुआ है, लेकिन अगर हम इधर उधर थोड़ा बहुत डिस्प्लेस कर दें तो फिर अपने ही पॉइंट पे आने की कोशिश करेगा, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल बोलते हैं। अच्छा, अगर ऐसा केस हो तो देखिए अगर यहाँ पे बॉल रखा हुआ है, छोटा सा गोला स्फीयर का रखा हुआ है, तो अगर देखिए अभी जब रखे हुए हैं तो ये बिल्कुल यहीं पे रखा हुआ है, मतलब डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में तो है। लेकिन अगर ज़रा सा भी मैंने अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया, इधर कर दें चाहे इधर कर दें, तो ये दोबारा वापस नहीं आएगा, ये दोबारा अपने से वापस नहीं जाएगा, तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा पॉइंट
जिससे अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो वो अपने पॉइंट पे दोबारा ना आ सके, अपने पॉइंट को रीगेन ना कर सके। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई बॉल रखा हुआ है तो यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर डिस्टर्ब कर दें, अगर मान लीजिए इधर चला गया तो यहीं पे रुका रह जाएगा, वापस नहीं आएगा, है ना। इधर अगर डिस्टर्ब कर दें तो यहाँ पे भी रुका रह जाएगा। तो इसको न्यूट्रल स्टेट बोलते हैं। न्यूट्रल उसको बोलते हैं जब हर एक पॉइंट उसके लिए इक्विलिब्रियम हो, है ना। इफ एवरी पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। एवरी पॉइंट इक्विलिब्रियम का मतलब हर पॉइंट पे ये रुका रह सकता है। इस केस में हर एक पॉइंट पे रुका नहीं रह सकता, यहीं पे रुका रह सकता है। इधर आ गया तो अब रुकेगा नहीं, वो गिरता चला जाएगा, इधर भी मूव करता चला। इसमें भी हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है, यहीं पे रुक सकता है केवल, है ना। इधर आ जाएगा तो यहाँ रुका नहीं रहेगा, सड़क के इधर ही आ जाए। लेकिन इस केस में जहाँ चाहे वहाँ हम इसको रोक सकते हैं, रुक जाएगा ये, है ना, अपने आप ये रुक जाएगा। तो हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम जब होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्टेट। तो इसको ध्यान में रखें कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, और उसको दिमाग में रख के अब इसको बात करते हैं। तो इसमें मान लीजिए, जैसे अभी लिया था कि कोई चार्ज है 3 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों चार्ज रखे हुए हैं, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई तीसरा चार्ज रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। इक्विलिब्रियम में होने का ये मतलब हुआ कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है इधर इधर, ये दोनों फोर्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। ठीक है, लेकिन अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये कैसे पता करेंगे। तो देखिए, अनस्टेबल स्टेबल के लिए क्या होता है कि हमको ये देखना है कि अगर इस चार्ज को थोड़ा सा अगर हम डिस्प्लेस कर दें इधर या उधर, है ना, थोड़ा सा भी इधर या उधर डिस्प्लेस कर दें, तो जो नेट फोर्स है वो इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लग रहा है या उससे दूर की तरफ लग रहा है। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ नेट फोर्स लगेगा तो समझिए ये गोला जो है, चार्ज वाला स्फीयर, ये वापस आ जाएगा, इसका मतलब स्टेबल होगा। अगर वापस नहीं आया, उधर चला गया, तो मतलब अनस्टेबल हो गया। तो जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है कि एक प्लस ई, ये भी समझिए एक IIT का क्वेश्चन है ये, और एक ये चार्ज हो गया प्लस 4e। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो a डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है a है। अब ये पूछ रहा है कि q चार्ज को, एक थर्ड चार्ज q है, उसको कहाँ इस पे प्लेस करें कि ये इक्विलिब्रियम में हो, है ना। और ये भी पूछ रहा है कि किस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और किस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये क्वेश्चन आप सुन के ही अपना नोट कर लें। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस सुन के नोट कर लें। ये क्वेश्चन यही था कि क्यू को कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम में होगा, और किस केस में स्टेबल होगा और किस केस में अनस्टेबल होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले क्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे कि क्यू का पहले हम पोजीशन पॉइंट आउट करेंगे कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो मान लिया कि यहाँ से एक डिस्टेंस पे माना कि ये क्यू जो है इक्विलिब्रियम में है। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच में ही आएगा डिस्टेंस, ये हम लोग जानते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको सॉल्व करने के लिए एक्स कैसे निकालते हैं, फिर से वही इक्वेशन, जो इस पर फोर्स लगेगा, मान लीजिए एक चार्ज है, ये जो फोर्स लगेगा इस पर F1 और F2, इसको 1 चार्ज मान लेते हैं, इसको 2, तो F1 F2, इसको हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे F1 और F2 को बराबर करते हैं, और फिर F1 और F2 की वैल्यू K Q1 Q2 रखेंगे, तो K Q1E Q2 हो जाएगा 4E डिवाइड में F1, मतलब इसके बीच में, तो K Q1E और Q2 यानी Q, और डिवाइड में R² यानी x का स्क्वायर, है ना। और F2 की जगह क्या लिखेंगे फिर इन दोनों के बीच में, तो यानी K Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे 4E, और डिवाइड में ये डिस्टेंस यानी ये -x। ये बिल्कुल पहले वाले की तरह है, तो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये जब आप कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर एक डिस्टेंस आएगा 2a/3। ठीक है, x बराबर जो एक डिस्टेंस आएगा वो आएगा 2a/3, मतलब 2a/3 के पोजीशन पे ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो फिर से एक नया डायग्राम बनाते हैं। ये आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि एकदम बेसिक जैसा पहले बता चुका हूँ वीडियो में, वैसे ही के कैंसिल होके ये आपका x बराबर आ जाएगा। तो ये प्लस ई है, और यहाँ से 2a/3 डिस्टेंस पे 2a/3 डिस्टेंस पे जो q रखा गया है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ 4e है, ये दोनों पॉजिटिव। तो ये तो पता चल गया कि इतने डिस्टेंस पे 2a/3 डिस्टेंस, यहाँ से 2a/3 और यहाँ से क्या हो जाएगा a - 2a/3 कैंसिल घटा लेंगे तो ये पता चल जाएगा।
तो यहाँ से 2a/3 डिस्टेंस पे पता चला कि ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अब ये देखना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल में। तो इस पर सबसे पहले फोर्स लगाइए, फोर्स का डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए प्लस ई और ये भी प्लस, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ये केस हम देखते हैं फर्स्ट केस कि जब ये प्लस हो तब, प्लस अगर क्यू हो तब का केस देखते हैं हम। जब ये प्लस क्यू हो तो ये प्लस इसको इधर की तरफ ये रिपल्सन देगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये इसको इधर की तरफ रिपल्सन देगा। तो मान लीजिए अगर इस क्यू को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, मतलब यहाँ ला दें, यहाँ ला दें, तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, तो अभी देखिए ये जो 4e है इसको इधर की तरफ धक्का देगा और ये जो e है इसको इधर की तरफ धक्का देगा। तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, ये या ये? देखिए इसका डिस्टेंस पास है, डिस्टेंस पास है, तो जो डिस्टेंस जिससे ये पास में रहेगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब कि इधर वाला फोर्स जो है, यानी अगर इसको 2 लिख दें, इसको 1 लिख दें, तो F2 जो है इस F1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। कुछ प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे F1 अगर कुछ भी करके 3 न्यूटन आता है और F2 जो आता है वो 5 न्यूटन आता है, तो क्या होगा, इधर का जब फोर्स ज़्यादा है तो ये चार्ज 3 न्यूटन पे ये 5 न्यूटन भारी पड़ेगा और ये 5 न्यूटन इसको खींच के कहाँ लाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ले आएगा। तो जब कोई भी पॉइंट अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोबारा आ जाता है, अपने पॉइंट को रीगेन कर लेता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अच्छा इधर किया, अब उसी तरह अगर इस चार्ज को यहाँ से अगर इधर डिस्प्लेस कर दें, मान लीजिए इधर ले आए, तो अब देखिए क्या होता है ना। अभी क्या होगा, तो जब यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस ई के पास आ गया, प्लस ई के पास आएगा तो ये क्या करेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये इसको इधर लगाएगा। तो देखिए इससे बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो जाएगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये सोच रहेंगे ये ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन ये देखिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स है, मानते हैं ये F2 है और इधर ये वाला फोर्स जो है F1 है, तो इस केस में क्या है, F1 जो है ग्रेटर देन हो जाएगा F2 से, मतलब जो इधर वाला फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये किस बेसिस पे हम ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि इससे डिस्टेंस जो है पास में हो गया। जैसे ही डिस्टेंस कम होता है, देखिए जैसे ही डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स की वैल्यू बहुत तेज़ बढ़ती है। तो डिस्टेंस कम हो गया तो इसलिए F1 ज़्यादा हो जाएगा, ये कम रहेगा, ये चार्ज फिर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ओवरऑल बस हमको ये देखना है कि जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स का मतलब F2 माइनस F1 करिए चाहे F1 माइनस F2, देखिए नेट फोर्स घटने के बाद किधर ज़्यादा लग रहा है। अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा और उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो हम ये कहेंगे कि जब हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा अब देखते हैं निगेटिव चार्ज लेके, जैसे ये मान लीजिए E है, इनके बीच का डिस्टेंस A है और ये है 4E, और यहाँ पे जो है इसका 2a/3 पे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके ऊपर, माइनस। अब माइनस क्यू चार्ज जब लेते हैं तो यहाँ पे 2a/3 पे इक्विलिब्रियम है। ये तो बताया हूँ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ही होता है, चाहे आप माइनस क्यू लो चाहे प्लस क्यू लो, यहाँ हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं। तो जब ये माइनस क्यू लेते हैं तो इस केस में देखिए, तो इस केस में मान लीजिए जब ये जो चार्ज वाला स्फीयर है इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब कर दूँ, इधर कर दूँ, तो अब क्या होगा, तो देखिए ये माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये क्या करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, डिस्टेंस जो है कम हो गया, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये ज़्यादा हो गई, तो ये अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि अब तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं। तो ये वाला जो है मान ये 1 2 मानते हैं, तो ये हो गया मान लीजिए F1 फोर्स और ये इस पर लगा रहा है 2 के द्वारा, तो इसलिए F2 फोर्स। तो इस केस में F2 फोर्स क्या है, ज़्यादा है F1 से। तो जब F2 फोर्स ज़्यादा है, मतलब इधर वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब चार्ज क्या है, इधर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जब F2 फोर्स ज़्यादा है, मैंने जैसे मान लिया, ये सपोज कर रहे हैं हम कि मान लिया ये 5 न्यूटन आ जाए और ये F1 3 न्यूटन आ जाए, तो 3 न्यूटन से इधर खींचे, 5 न्यूटन से इधर खींचे, तो चार्ज किधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या हो गया, दूर चला गया, दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। अच्छा ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ज़्यादा होगा, ये आप खुद सोचिए कि देखिए ये जब चार्ज यहाँ पे था तो डिस्टेंस इतना था, लेकिन जब ये चार्ज यहाँ पे आ गया तो ये डिस्टेंस इतना हो गया ना, और जैसे ही डिस्टेंस कम होगा
तो ये अट्रैक्शन वाला फोर्स और तेज़ी से खींचेगा। जैसे चुंबक को ही ले लीजिए, मैग्नेट को जब दूर रखेंगे तो कम अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, है ना, अपोजिट पोल रहे। लेकिन जब मैग्नेट को और पास में ले आएंगे, जितना पास में लाएंगे और तेज़ी से खींचता जाएगा ना, खींचने वाला फोर्स और तेज़ी लगेगा। तो जैसे ये पास में आएगा तो ये और तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा। और इससे ये दूर पे है तो ये जो अट्रैक्शन है इधर वाला ये कम होगा, तो इस केस में ये चार्ज इधर ही मूव कर जाएगा। अच्छा, अब जब नेक्स्ट केस में हम अगर चार्ज को इधर डिस्प्लेस करते हैं, इधर अगर मान लीजिए कहीं ले आए, अब देखिए क्या होगा। इस केस में भी वही चीज़ होगा कि ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये अब इसके पास आ गया तो ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ये फोर्स जो क्या है ये कम हो जाएगा। तो ये फोर्स जो है ये F2 और ये F1, तो इस केस में F1 जो है ग्रेटर देन हो जाएगा F2 से, तो इस केस में भी चार्ज इधर मूव कर जाएगा, दोबारा अपने पॉइंट पे नहीं जा पाएगा। तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर हमने पॉइंट से डिस्टर्ब कर दिया उसके ओरिजिनल पॉइंट से, तो वो फिर वापस नहीं आ पा रहा है, मूव कर जा रहा है अवे, तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब माइनस क्यू चार्ज है तो ये हो जा रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्सेप्ट हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में लिखना अपने लैंग्वेज में लिख लें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमको नेट फोर्स को ये देखना है कि जो नेट फोर्स लग रहा है उस पर, जब पॉइंट को हम डिस्टर्ब करते हैं तो जो उस पर नेट फोर्स लगे, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ दोबारा लगे, नेट फोर्स किधर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ, तो वैसा केस स्टेबल इक्विलिब्रियम का होता है। लेकिन अगर किसी केस में जब हम पॉइंट को डिस्टर्ब करें, चार्ज को डिस्टर्ब करें इधर उधर और नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर जाए, अवे जाए, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है। और ये जो फोर्स निकालने वाली बात है कि कौन सा ज़्यादा होगा, तो अभी तो आप डिस्टेंस से देख रहे हैं, अगर वैल्यू रख के भी आप देखेंगे तो ये आपको पता चला। हाँ, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि ये चार्ज बहुत ही बड़ा कर दें, जैसे ये चार्ज बहुत छोटा कर दें और ये चार्ज बहुत बड़ा कर दें, तो हो सकता है ये जो इधर का F1 ज़्यादा इस समय ये कम हो जाए और F2 जो है ज़्यादा हो जाए, तो ये दोबारा वापस ला सकता है। लेकिन वो चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी यहाँ पे उतना डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो ये है स्टेबल और अनस्टेबल का केस। Two identical charge spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle of 30 degree with each other when suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc. The angle remains same. What is the dielectric constant of liquid if density of sphere is equal to 1.6 ग्राम पर cc? ठीक है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी वाला क्वेश्चन है। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ के ये समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम ट्राई करें, ठीक है। एक बार अपने से ट्राई करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉल्व हो जाए पूरी तरह से, क्योंकि अभी तो ये आप सीख रहे हैं। कम से कम ये देखिए कि हमको क्वेश्चन कितना हद तक समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पॉइंट आउट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, फिर सोल्यूशन में देख के उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। तो ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। दो चार्ज स्फीयर हैं जो कि एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये दो चार्ज स्फीयर हैं और ये एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। तो ये जो चार्ज दोनों स्फीयर हैं, मान लीजिए इन पर कोई भी चार्ज हो, मान लीजिए क्यू चार्ज ही हो, क्योंकि सेम चार्ज रहेगा तभी ये दोनों को रिपल्सन कर पाएंगे, तभी तो एंगल बना है। ये क्यों इस पोजीशन में है ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, क्योंकि ये रिपल्सन किए हैं, है ना, रिपल्सन करके एक दूसरे को यहाँ पे इस पोजीशन बना है। तो वो कह रहे हैं कि अभी 30 डिग्री एंगल पे हैं जब ये एयर में है, ठीक है। अच्छा, जब ये पूरा सिस्टम को अब लिखा जा रहा है कि व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, जब इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में, मतलब एक किसी लिक्विड में उसको ले जाया जा रहा है, पूरा डुबोया जा रहा है, तो और उस लिक्विड का डेंसिटी इतना है ना, 0.8 ग्राम पर cc, द एंगल रिमेन सेम, तो उसमें भी एंगल इतना ही बना रहता है, जैसे है वैसे ही रहता है। देन व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो ये हमसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का पूछने का मतलब ER पूछा जा रहा है लिक्विड का, है ना। व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है हमसे, ER, है ना। इसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है। और इफ़ डेंसिटी ऑफ स्फीयर इतना, तो डेटा में हमको क्या क्या दिया है सबसे पहले देख लेते हैं।
क्वेश्चन समझ में आ गया कि यही अरेंजमेंट को जब एयर में है तो 30 डिग्री एंगल है, यही अरेंजमेंट जब लिक्विड में ले जा रहे हैं तो भी 30 डिग्री एंगल है, तो उस लिक्विड का हमको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। तो ये आपको पता होगा कि एयर में जो फोर्स लगता है, रिपल्सन, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ये इस पे लगा रहा है फोर्स रिपल्सन, ये इस पे लगा रहा है फोर्स रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। तो ये फोर्स जब किसी मीडियम में हो, इनके बीच में जब मीडियम आ जाता है तो फोर्स की वैल्यू घट जाती है, और कितना घटती है ये हम लोग जानते हैं, है ना। एफ जितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना से डिवाइड कर देते हैं तो उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। ये मैंने बेसिक वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटा क्या क्या गिवन है। तो देखिए इसमें डेटा गिवन है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और लिक्विड ऑफ डेंसिटी मतलब डेंसिटी का जो लिक्विड का जो डेंसिटी वो दिया है 0.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ मटेरियल यानी स्फीयर यहाँ पे लिख देते हैं, स्फीयर भी दिया हुआ है 1.6 ग्राम पर सीसी, ठीक है। ये है। तो देखिए ये क्वेश्चन को एक ट्रिक से करना है, और ट्रिक क्या है ये मैं पहले ही पेंडुलम वाला केस बता चुका हूँ। अगर आपको ध्यान होगा उस बेसिक वीडियो में तो मैंने ये बताया है कि tan थीटा इज इक्वल टू F/mg, ये मैं बता रखा हूँ, है ना। ये सब यहाँ पे रिजॉल्व करके कैसे लाते हैं ये बेसिक वीडियो में है। तो tan थीटा बराबर, इसीलिए मैं ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से उतना वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ कि फिर से ये बताऊँ, क्योंकि ये कैसे आया tan थीटा बराबर F/mg। उसमें ये थीटा जो है हाफ लिया जाता है, ये मान लीजिए ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 15 डिग्री। तो tan थीटा बराबर F/mg है ना। ये चीज़ मैं बता रखा हूँ, और देखिए बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अब 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं आएगा तो हम बहुत ही लेंदी प्रोसेस में चले जाएंगे और वो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए और टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा। तो अभी देखिए tan थीटा बराबर F/mg, तो ये देखिए जब एयर में है हम लोग, जब ये पूरा अरेंजमेंट एयर में रखे हैं तो सब कुछ एयर का होगा, tan थीटा भी, ये सब कुछ भी एयर का होगा, F भी एयर का होना चाहिए और mg भी एयर का होना चाहिए, ठीक है। और यही पूरा अरेंजमेंट जब हम लोग लिक्विड में ले जा रहे हैं तो ये थीटा भी फिर क्या होना चाहिए, tan थीटा बराबर F/mg वही होगा, लेकिन अब सब कुछ mg का होना चाहिए, मतलब थीटा मतलब सब कुछ लिक्विड का होना चाहिए। जब ये हम लिक्विड में ले जा रहे हैं, ये जो लिक्विड बोला है उसमें जब ये पूरा अरेंजमेंट ले जाके डुबो दिए हैं तो ये फॉर्मूला जो है वही लगेगा, लेकिन अब सब कुछ क्या होना चाहिए लिक्विड का। ये थीटा भी लिक्विड का होना चाहिए, ये फोर्स भी लिक्विड का होना चाहिए, और ये mg भी लिक्विड का होना चाहिए। ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, या हमारे वीडियो में आप देखिए कि ये जो मास होता है वो भी क्या होता है कि लिक्विड में जाने में मास जो होता है उसका जो वेट होता है हमको थोड़ा हल्का लगता है। आप खुद देखिए कि जैसे बाल्टी से भरा हुआ पानी है चाहे कोई भी हो, जब हम पानी में डुबोए रखते हैं तो उसका वेट हमको कम लगता है, जब बाहर लाते हैं तो वेट ज़्यादा लगता है। तो उसी तरह mg जब एयर में है तो mg एयर का लेंगे, f भी एयर का लेंगे, लेकिन जब लिक्विड में डालेंगे तो थीटा भी लिक्विड का लेंगे, हमको फोर्स भी जो उस पर लिक्विड का है वो लेना होगा, और mg भी लिक्विड का लेना, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि फोर्स जो एयर में लगता है उससे कम किसी मीडियम में लगता है ना, मीडियम क्योंकि घटा देता है। बस इन्हीं दोनों का यूज़ करके हमको देखिए आंसर लाना है। तो देखिए इसका यूज करते हैं tan थीटा जब हम लिक्विड में हैं तो थीटा लिक्विड के लिए कितना है, तो उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि थीटा रिमेन सेम, मतलब लिक्विड में भी जाने पे इन दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल जो है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री का हाफ हम लोग लेते हैं इसमें थीटा में, यानी 15 डिग्री। तो यहाँ थीटा जैसा एयर में हो वैसा यहाँ भी ले लेंगे, ठीक है। एफ लिक्विड क्या होगा, है ना, यानी एफ इन मीडियम। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि एफ इन मीडियम बराबर क्या होता है, एफ इन एयर और डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी, ये हम जानते हैं ना। तो एफ लिक्विड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इन एयर डिवाइड बाई ई आर। देखिए ये एफ लिक्विड की जगह लिख दिया, क्योंकि एफ लिक्विड यानी एफ मीडियम बराबर ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो ये हम लगा दिए, एफ लिक्विड की जगह ये पूरा लिख दिए। अच्छा अब एम जी लिक्विड, एम जी इन लिक्विड क्या होगा, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, वो आप थोड़ा सा याद रखें यहाँ पे कि mg कोई भी मास जब किसी लिक्विड में डालते हैं तो mg इफेक्टिव जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mg यानी पहले वाला mg और ब्रैकेट में 1 माइनस
डेंसिटी ऑफ लिक्विड या मीडियम कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिक्विड लिख देते हैं, और बटा में डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो एक चीज़ याद रखिए कि जब भी किसी भी मास को जब हम किसी मीडियम में ले जाते हैं, हो चाहे वो लिक्विड मीडियम हो या फिर कुछ और ऑयल हो, तो जो mg इफेक्टिव होता है, मान लीजिए कोई मास का गोला है, अगर उसको हम ऑयल में डाल दें, है ना, तो उसका मास क्या होगा, तो जो मास इफेक्टिव होगा वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, मास इफेक्टिव बराबर mg, यानी पहले वाला मास है ना mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ दिस मीडियम, मतलब जिस मीडियम में हम डुबोए हैं, यहाँ पे लिक्विड डुबोए थे तो इसलिए लिक्विड लिखें, अगर ऑयल होगा तो यहाँ ऑयल हो जाएगा, और डिवाइड में डेंसिटी ऑफ स्फीयर, मतलब जो भी मटेरियल आप लेके जा रहे हैं, तो ये फार्मूला होता है। तो mg इफेक्टिव की जगह ये लिखेंगे, तो लिख देते हैं पूरा, तो tan 15 बराबर हो जाएगा, यही चीज़ उतारना है, एफ एयर यहाँ पे लिख देते हैं mg इफेक्टिव। अब mg इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये जैसे हो गया एफ एयर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। एफ एयर बराबर क्या होता है, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ एयर की यही वैल्यू होती है KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो KQ1, तो इन पे माना कि दोनों पे चार्ज अभी सेम है, क्योंकि बोला आइडेंटिकल है, तो Q1 Q2 रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, KQ1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस है ना, इनके बीच का डिस्टेंस अभी मान लीजिए आप r मान लीजिए, तो r लिख लीजिए। तो वैसे अगर हम ये भी जानते हैं कि अगर ये दोनों सेम लेंथ के हैं तो ये हाफ डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, ये अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो देखिए अगर ये इसको हम तोड़ेंगे तो ये L cos थीटा हो जाता है और ये L sin थीटा हो जाता है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये L sin थीटा है, और ये भी जो है ये L sin थीटा है ना। जब इस L को रिजॉल्व करेंगे तो L cos थीटा और L sin थीटा, थीटा मतलब यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी R ही मान लेते हैं, R ही रखते हैं, आगे चल के वैल्यू रखेंगे। तो एफ एयर की वैल्यू रख दिया KQ1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 सेम था इसलिए स्क्वायर हो गया, एफ एयर डिवाइड बाई ER, ठीक है, और ये बड़ा डिवाइड कर सकते, ये तो पूरा ये हो गया। अब mg इफेक्टिव को ये लिख देते हैं, mg इफेक्टिव की जगह mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, ये 0.8 और डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितना है 1.6। देखिए इसका जो यूनिट है ग्राम पर सीसी, इसको अभी चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे रेशियो में, जब भी कोई चीज़ रेशियो में होती है तो जो सेम यूनिट रहेगा वो कट जाता है ना। तो सेम यूनिट है, ये भी ग्राम पर सीसी, ये भी ग्राम पर सीसी, या दोनों का रेशियो निकाल लें तो ये ग्राम पर सीसी कट जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक जो है याद रखें, और ये सॉल्व करते करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप समझ में आ जाता है कि जब भी रेशियो हो और दोनों सेम यूनिट है तो कुछ भी हो यूनिट उसको वैसे ही रख देते हैं, बस दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इधर मैं रफ कर देता हूँ। tan 15 बराबर, अब इसी को थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, KQ बाई आर स्क्वायर बाई ER। KQ बाई आर स्क्वायर को अभी F ही रहने दीजिए, एफ एयर डिवाइड बाई ER, है ना, इसको F ही लिख देते हैं यहाँ पे, फिर से अभी बाद में सॉल्व करेंगे। ER यहाँ पे है और ये चीज़ ER इस सब के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे mg साथ ही में आ जाएगा, mg और 1 माइनस 0.8 डिवाइड में 1.6। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये f बाई mg जो है ये क्या है, ये भी तो tan 15 है। ये देखिए यहाँ पे tan थीटा एयर के लिए हमने क्या लिखा था कि tan थीटा फॉर एयर, तो f इन एयर mg इन एयर, तो ये mg ओरिजिनल वाला ही है, ये f एयर ही है, तो f बाई mg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से tan थीटा यानी tan 15, तो यहाँ भी tan 15 है और इसकी जगह पे भी पूरा क्या लिख देंगे ऊपर tan 15, और नीचे हो जाएगा ये बचा हुआ ER और ये इतना 1 माइनस 0.8। तो देखिए ये कुछ नहीं, ये सब कैलकुलेशन का ट्रिक है, कॉन्सेप्ट तो यहीं खत्म हो गया। जब ये कोई भी बंदा ये दो जब फॉर्मूले लिख लिया कि tan थीटा एयर इन एफ एयर बटा में mg एयर और tan थीटा लिक्विड एफ लिक्विड mg लिक्विड, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, बाकी सब कैलकुलेशन है।
तो यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे 10 15 की वैल्यू नहीं रखनी, हम खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि अरे यहाँ भी तो एफ AR बाई mg है, तो ये भी तो 10 15 ही है, और दोनों में थीटा सेम था इसलिए ये 15 है, तो ये भी 10 15 ही होगा, क्योंकि उसने बोला है दोनों में थीटा सेम है, लिक्विड में भी और एयर में भी। तो इसकी जगह हमने 10 15 लिख दिया, बाकी ER का यहाँ पे और ये पूरा वैल्यू। तो ये देखिए ये 10 15 और 10 15 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर के इधर 1 बचेगा और यहाँ भी ऊपर 1 और ये ER और यहाँ पे 1 माइनस 0.8 बाई 1.6। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये भी कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या करते हैं, ER को इधर ले आते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है ER, तो ER बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ये कैंसिल कर दीजिए, देखिए 0.8 से 1.6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 8 दूना 16 होता है, तो यहाँ नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, हाफ, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, तो यहाँ ER बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, ये तो ER उधर चला गया, तो 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा नीचे भी 1/2, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो ER की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगा। यही आंसर है और यही IIT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए तो बहुत सिंपल है, ओवरऑल बस कॉन्सेप्ट जैसे ही मतलब मीडियम का बात है, मीडियम की बात है, लिक्विड की बात है, तो हम समझ जाएंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी का क्वेश्चन है, और जैसे किसी भी 2 स्फीयर की बात है जो कि स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो तुरंत समझ जाइए कि हमको ये इक्वेशन लगाना है tan थीटा बराबर F/mg, और वही चीज़ जब मीडियम में ले जा रहा है तो सब कुछ मीडियम का हो जाएगा, है ना। तो इसमें mg इफेक्टिव जो मैंने एक नया फॉर्मूला दिया याद करने के लिए, ये याद रखिए आप कि mg इफेक्टिव बराबर mg ओरिजिनल वाला 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिसमें हम पूरे सिस्टम को ले जा रहे हैं, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल मतलब यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टील है, आयरन है, जो भी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है।